बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल में ये सब आपके इर्द गिर्द ये मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं शहरी मसाइल हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, आपके सिविल राइट्स हो गए। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो डे टू डे पेश आ रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि हम इन मसाइल को सॉल्व कैसे करें। किसी के साथ चेक का इशू होता है, किसी के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए होते हैं और पेमेंट्स नहीं हो रही होती हैं। कभी क्या होता है कि बिल्डर जो है वो बिल्डिंग बनाता है लेकिन वो जो है मुकम्मल नहीं कर पाता। इसके ऊपर बहुत सारे और मसाइल हैं, सड़क पे चलने के मसाइल, आपके नेबर्स के मसाइल। तो ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं जो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, इनके हवाले से आज हम आपको आगाही देंगे कि कहाँ पर किधर अगर कोई मसला होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और किस तरह से आप कानून की मदद हासिल कर सकते हैं। कानून की मदद से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए हम आज का ये टॉपिक रख रहे हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊंगी ताकि वो आपको जो छोटे छोटे मसाइल हम लेकर आए हैं, जो बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं, उसकी आगाही दे सकें। मैं तारुफ करवाऊंगी एडवोकेट राव फराज अली खान साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने का। ये तो डे टू डे के मसाइल है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने ईमेल किए, मैसेजेस किए और ये जो मिसाइल थे इसके हवाले से वो बात करना चाह रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना हम इस पर एक शो ही कर लें। अच्छा, सबसे पहला एक मसला जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते आता है वो है चेक बाउंस हो जाना। ये बहुत परेशानी की बात होती है। एक शख्स जो है वो अपनी पेमेंट्स का वेट कर रहा होता है और चेक बाउंस हो गया। इसके लिए कानून क्या कहता है? देखिए, इसके लिए सिविल कानून भी है और क्रिमिनल कानून भी है। क्रिमिनल कानून में एफआईआर जो है वो आप दर्ज करवा सकते हैं। उसमें कोर्ट सज़ा भी देती है मुलजिम को जिसका चेक बाउंस हुआ है, और उसे जुर्माना भी कर सकती है। जुर्माना कितना होगा तकरीबन? जुर्माना जो है वो अब इसमें सज़ाएं बढ़ा दी गई हैं। अच्छा। वो मिलियंस में जो है वो जुर्माना कर सकती है। तो ये कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें चेक जो है वो बाउंस हो गया और आपने भी शिकायत किया, उनको एक और उनको मौका देते हैं कि वो दे चेक दोबारा से? बैंक में प्रेजेंट होता है। हाँ। अगर वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हो जाता है तो उस पे एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। नहीं, फर्स्ट टाइम में या एक मौका दिया जाता है उनको? नहीं, फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, क्योंकि ये फुलफिलमेंट ऑफ जो है वो ऑब्लिगेशन जो है उसको उसके लिए चेक होता है कि आपने कुछ देना है किसी को, कोई आपने किसी से चीज़ ली है और आपने उसको पैसे देने हैं और आप पाबंद हैं उसके, और आपने उसको चेक दे दिया और वो क्लियर नहीं होता, तो ये इसमें एक चीटिंग का भी जो है वो एलिमेंट है और ऑफेंस है वो 420 उसमें जो है वो एफआईआर में लगता है। ओके। अच्छा, ये तो हो गया एक चेक का मसला, लेकिन ये है कि इसमें मतलब कम मतलब उसमें पैसे उसमें ज़्यादा नहीं है या उसमें इतने पैसे नहीं कि वो चेक जो है वो कैश हो सके। इसके अलावा ये है कि अगर वो जिस शख्स पे अगर एफआईआर कटाई है, अगर वो ये कह दे कि मैं अब डलवा देता हूँ पैसे, तो फिर उस पर क्या सज़ा होगी या नहीं? देखिए, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है जो काबिल राजीनामा हो, जिसमें पैचअप पार्टीज का हो सकता है। अगर वो पैसे देने के लिए तैयार है और वो दूसरी पार्टी भी एग्री करती है, ठीक है आप मेरे पैसे दे दें मुझे, और मैं जो है वो केस कोर्ट की परमिशन से, इसमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल की जाती है कोर्ट में, कोर्ट परमिशन देती है, फिर वो उनका कंप्रोमाइज़ जो है वो होता है और केस ख़त्म होता है। अदरवाइज़ वो केस चलेगा अगर वो प्रूव कर सकते हैं उसको कि हाँ ये मैंने इसी मकसद के लिए दिया था, पैसे कैश करवाने की कोई चीज़ ली थी उसके बदले ही दिया था, तो इसको कैश होना चाहिए था, इन्होंने मेरे साथ जो है वो चीटिंग की है, इसको सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं और अच्छा, ये पिछले सवाल में थोड़ा सा मैं एक चीज़ और ऐड कर दीजिए। ये सिविल भी इसकी रेमेडी है, ऑर्डर 37 है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसमें समरी ट्रायल होता है। ओके। उसमें विद इन जो है वो मंथ्स अब ये कोर्ट इसको डिसाइड करती है इस मैटर को। इसमें जिसने चेक दिया होता है उसको कोर्ट नोटिस करती है और वो कोर्ट में लीव टू डिफेंड फाइल करता है। एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि आप मुझे इजाज़त दें इन रीजंस की वजह से मैं अपना जो है वो केस आपको
बताना चाहता हूँ ये मेरा इंटरेस्ट इसमें है। कोर्ट अगर परमिशन देती है, अच्छा वो भी कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है। कंडीशनल में ये है कि जिस अमाउंट का चेक है, कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकती है कि ये अमाउंट आप डिपॉजिट करवाएं। उसके बाद आप अपना केस लड़ सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप अपना केस इसमें नहीं लड़ सकते। अनकंडीशनल कोर्ट उनको कह देती है ठीक है, आप जो है वो वैलिड ग्राउंड्स हैं आपके भी, हम आपको भी सुनेंगे, आप जो है वो अपना केस प्रोसीड करें। अच्छा। तो समरी ट्रायल है, बड़ी जल्दी कंक्लूड हो जाता है। साइन वगैरह का भी कोई हल्का सा इंसान साइन अलग कर देता है कि वो भी, तो उस पे भी केस हो सकता है? नहीं, वो बैंक वाले बता देते हैं उनको कि इसमें साइन का मसला है। अगर वो मेमो उसमें लग जाता है, साइन के उसमें वो मेमो नहीं लगाते, वो रिटर्न कर देते हैं कि साइन का इसमें थोड़ा सा मसला है। अगर फिर भी कोई मेमो लगवा लेता है उसमें कि ये इन्होंने जानबूझ के एज ए चीटिंग जो है वो इन्होंने साइन गलत किए हैं, तो फिर वो उसमें वो भी इसी उसमें आ जाएगा। ओके ओके, सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये लोगों के लिए जानना। यकीनन लोग इस हवाले से जो है बहुत कुछ समझ गए होंगे कि क्या उनको करना चाहिए। तो चेक कोई भी अपना जो है गलत नहीं दे कि उनका चेक बाउंस हो जाए। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं शहरी हकूक़ के हवाले से, सिविल राइट्स के हवाले से, और चेक के ऊपर बात हो रही थी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चेक अगर बाउंस हो जाए तो क्या करना चाहिए, और अब हम बात करेंगे कि एक एश्योरिटी चेक भी होता है, उसके लिए क्या FIR वगैरह होती है या नहीं होती है, या उसकी शिकायत लगाई जा सकती है, ये क्या? नहीं, वो एज ए श्योरिटी चेक होता है, उसके पुष्ट पे उसकी लाजमी लिखना चाहिए, जो आमतौर पे लोग नहीं करते। जो कारोबारी हजरात हैं, जिनके कारोबार हैं आपस में, वो ऐसे ही चेक दे देते हैं उनको। श्योरिटी का भी ऐसे ही देते हैं? ऐसे ही दे देते हैं, उस पे लिखा हुआ नहीं होता। फिर जब वो कोर्ट में आते हैं तो वो कहते हैं हमने तो एज ए श्योरिटी दिया था, ये ओके ओके ओके, हमें कोई इनके पैसे हमने वापस नहीं करने थे। पहले तो ये बता दें कि श्योरिटी चेक के पीछे जो है जो हो, तो उसके पीछे क्या लिखना चाहिए? उसके पीछे लिखना चाहिए कि ये चेक जो है वो हम एज ए श्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, ये अगर उस पर लिखा होगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज वो पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये अश्योरिटी चेक देते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ हो अगर, तो कोई FIR वगैरह नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, ओके। और ये अश्योरिटी चेक होता क्या है बेसिकली, ये भी बता दें। कि नॉर्मल ही चेक होता है, उसी के पीछे आप लिखते हैं कि ये चेक जो है मैं एज ए श्योरिटी इशू कर रहा हूँ, इस पे जो मैंने इनके कोई मतलब ड्यूज़ नहीं है, हमारा कारोबार होगा, उसमें हम जो है वो नफ़ा नुकसान एक दोनों ने पैसे मिला के कारोबार किया, दोनों उसमें जो है वो जिम्मेदार हैं। चेक्स जो है वो आपस में एक दूसरे के एज ए श्योरिटी रख लेते हैं। ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। हम इस पे तो मतलब ये बात हो गई है, लेकिन अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज़ प्रॉपर्टी। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी को कई जगह पे सेल कर दिया जाता है, इसके लिए क्या होता है? ये जो है वो एक बर्निंग इशू है कराची का। एक अरसे से जो है ये बिल्डर माफिया जो है वो इस पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो करते ये हैं कि ओनर से प्लॉट लिया, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद वही उसको सेल करने लग जाते हैं, जबकि उनके पास परमिशन नहीं होती सेल की। तो जो भी ख़रीदार हजरात हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि ये जो बिल्डर बेच रहा है इसके पास कोई रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है ओनर की तरफ से। अगर ओनर की तरफ से कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, तो उससे किसी भी किस्म का कोई सेल एग्रीमेंट वगैरह करना अपने पैसे ज़ाया करने के। और अगर डायरेक्ट ओनर से मुलाकात करा दें तो सिर्फ मुलाकात से काम नहीं चलता ना, ओनर से या तो ओनर से करें डायरेक्ट, वो सफिशिएंट है। ठीक है, वो पहले उसको चेक करें कि ये वाकई ओनर के नाम पे प्लाट है या नहीं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करें। बल्कि अच्छा ये है कि सर्च सर्टिफिकेट उसका निकलवाएं प्रॉपर्टी का कि ये किसके नाम पे एग्जिस्ट करती है रजिस्ट्रार के पास से, कंसर्न जो भी रजिस्ट्रार है वहाँ का। तो ये उनके लिए एक हेल्पफुल रहेगा ताकि उनके पैसे ज़ाया ना हो। लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके घर लेते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, लेकिन वो पता ये चलता है कि वो बिल्डर ने एक की जगह 4 लोगों से सेल एग्रीमेंट कर ली है। सेल एग्रीमेंट जो है वो कुछ नहीं है, सेल एग्रीमेंट इज समथिंग एल्स। हाँ, वो डायरेक्ट अभी तक वो 100% KDA या उनसे किसी भी इदारे से वो लिंक्ड अप नहीं होता। नहीं, वो पार्टीज आपस में करती हैं। सेल एग्रीमेंट तो खाली एक कोरा कागज ही हुआ। अच्छा देखिए, बात यह है वो किसी ने मिसाल दी कि मैं जो है वो कुछ भी नहीं है, तो इट्स जस्ट एग्रीमेंट, दैट्स एग्रीमेंट बस।
जब एक बंदा ओनर नहीं है तो वो चीज़ बेच नहीं सकता। कॉमन सेंस की बात है, ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते। वो समझते हैं कि 40 लाख की चीज़ है वो हमें 20 लाख में मिल रही है, फ़ौरन ले लो। इन्वेस्टिगेशन इतनी नहीं करते। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि बेचने वाला आया ओनर है या उसके पास कोई अथॉरिटी है कि वो सेल कर सके। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये है कि ये इस पे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि पहले वो देख ले कि ओनरशिप के डॉक्यूमेंट देख ले ठीक कि है, ये ओनर है जिनके साथ मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ या जो मुझे बेच रहा है। ठीक है। अगर वो ओनर नहीं है और उसके पास कोई रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो उससे किसी भी किस्म का एग्रीमेंट करना उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा, अगर बिल्डर अपना नाम लगा कर दे तो वो जो है वो वैसे ही, लेकिन बिल्डर का काम है बिल्डिंग बनाना। ठीक है, ठीक है, वो बिल्डिंग बना सकता है, उसको वो बेच नहीं सकता जब तक उसे अथॉरिटी ना मिले। ठीक है। और अथॉरिटी के लिए उनको ये देखना पड़ेगा कि ये अथॉरिटी दी है या नहीं दी ओनर ने। इसी तरह अक्सर ज़मीनों का भी हमने देखा है, प्रॉब्लम होता है कि ज़मीनें भी जो है वो 2-2 3-3 दफ़ा बेच देते हैं। 2-2 3-3 दफ़ा जो ओनर है वो तो बेच सकता है। नहीं, 2-2 3-3 लोगों को एक साथ बेच देते हैं। 2-2 3-3 लोगों को। अच्छा, उसमें ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट बनवाएं, जैसे सेल एग्रीमेंट है तो उसको रजिस्टर्ड करवाएं। ऐसे नहीं कि 200 रुपए के 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेल एग्रीमेंट लिखा, मोहर लगाई और अंगूठे लगाए, हो गया, जमीन आपकी हो गई। वो तो एक दिन में 10 लोगों से किया जा सकता है। ऐसे जो चीटिंग करना चाहे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जी। अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, तो वो जिसने सबसे पहले करवाया होगा तो रजिस्ट्रार के पास वो जाके करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि एडवांस पहले ले लेते हैं और एडवांस लेकर कहते हैं कि ये जो है अब रजिस्टर बाद में होगा। इसके लिए कोई कानून है कि इन्होंने एडवांस ले लिया है और अब वो कितने पाबंद हो गए हैं उस ज़मीन को बेचने के लिए या उस प्लॉट को बेचने के लिए या उस जगह को बेचने के लिए? देखिए, अगर ओनर दे रहा है और आप उससे एग्रीमेंट कोई करते हैं तो आप कैश पेमेंट कतई ना करें, उन्हें बैंक के थ्रू करें, उनके नाम पे करें, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। एग्रीमेंट की बात हो रही है, उसमें क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट में तो उन्हें देखना चाहिए ना कि ये ओनर है या नहीं है। ठीक है, अगर एक ओनर जो है वो कई लोगों को प्रॉपर्टी सेल करता है, ठीक है, वो आया वो ओनर है, तो फिर जो है वो जिसको सबसे पहले की उसने प्रॉपर्टी सेल, उसका राइट सबसे पहले बनता है। ओके। जो है वो और बाकी लोगों को पैसे वापस क्योंकि मैं अभी बात कहते हैं कि खरीदार को जो है वो होशियार होना चाहिए, उसको सारी चीजें देखनी चाहिए। और मुश्तरी होशियार बाश, ऐसे कोई उर्दू में मिसाल है कि उसको देखना चाहिए कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ वो उसके कागजात कैसे हैं, वो सही है नहीं है, लीगल है इलीगल है, एडवांस लें, उसको देखना है, डॉक्यूमेंट्स देखें और रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर जाकर जो है ये आपने अपना जो है अपने नाम से कराना। ठीक है जी, हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टेलीफोन लाइंस हम ओपन कर लेंगे, कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं फैज़ की अदालत में, और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए कि आपके हवाले से, शहरियों के हवाले से है कि सिविल राइट्स या आपने जो है आपने शहरी हकूक़ कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि वो बड़े बड़े पॉइंट्स बन जाते हैं, बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं। तो जब मसला छोटा हो तो उसी वक्त ही आप सॉल्व कर दें कि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना घिरें, बल्कि आप उस मसले को सॉल्व कर सकें। लेकिन कानून का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी बारे से आज हमारे साथ एडवोकेट राव फराज अली खान साहब हैं, जो हमें बहुत अहम बातों के अहम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा, टेलीफोन लाइन्स हमने ओपन कर दी हैं तो कॉलर से हम बात भी करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैम जी, आप अपना नाम बताएं, शहर का नाम बताएं और अपना सवाल भी। मैं जावेद बात कर रहा हूँ कराची से, और मेरा सवाल ये है कि मैंने बिल्डर से एक फ्लैट लिया है और उसकी सब लीजिंग पे जो है वो मुझे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। जितना होता है उससे मतलब स्क्वायर फीट का हिसाब होता है उस पर वो नहीं डिसाइड कर रहे पेमेंट, वो ज़्यादा मांग रहे हैं। और उसका मुझे कानूनी हल बताएं जिससे मैं उनको बता सकूँ। ओके, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं कि सब लीज जो है वो कराना चाहिए, लेकिन उस पर वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं जो होने चाहिए उससे वो ज़्यादा। तो इसके लिए कोई एक्ट है क्या? देखिए, वो आप
प्रॉपर जो डिपार्टमेंट है उसमें अप्रोच करें, उन्हें अपने प्रॉपर्टी की सारा जो एरिया है वो बताएं कि इतने स्क्वायर फीट है, वहाँ से आप रेट ले सकते हैं, वहाँ से आपको रेट मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं। उसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस चार्जेस होते हैं उनके फाइलिंग वगैरह के, तो वो वहाँ से आप पता करके उस बिल्डर को बताएं कि भाई आप जो है वो मुझसे क्यों इतने पैसे ले रहे हैं, जबकि मेरा काम तो इतने पैसों में हो रहा है और वो करने के लिए भी तैयार हैं, तो आप क्यों एक्स्ट्रा पैसे, या तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे लें, अगर वहाँ पे देने के लिए इतने पैसे हैं तो ये आप ज़्यादा पैसे बता रहे हैं, ये ज़्यादती कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं कि जो है वो प्रेशराइज कर रहा है आपको या इलीगल डिमांड कर रहा है आपसे पैसों की, और किसी के नाम पे कर रहा है कि वहाँ हमने वो करते ही हैं कि हमने उनको खिलाने हैं आगे। तो ये कई चीज़ें हैं, आपको अप्रोच करना चाहिए पहले डिपार्टमेंट को, ताकि आपको पता लगे कि उसकी एक्चुअल चार्जेस क्या हैं। ठीक है, ओके। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है, सवाल कीजिएगा। जी मेरा नाम आबिद है, मैं बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी बताइएगा, सवाल करें। मेरा सवाल ये था कि एक शख्स है जिसने मेरे पैसे लिए उधार और वादा किया था कि वापस कर देगा, पर कई माह गुजर चुकी है, अब तक वापस नहीं किए। बराए करम बताएं इसका है कि कोई कानूनी हल क्या है? कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, कोई आपके पास कोई लिखत पढ़त हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं है, ज़बानी कलाम से हुआ था। चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, इन्होंने ये सवाल किया कि इन्होंने किसी को पैसे दिए थे, अब वो देने से इनकारी है। ठीक है, तो एक ओरल एग्रीमेंट ही आप इसको समझ लें कि इनका हुआ था कि आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, ये आप देने के पाबंद हैं। अच्छा, उसके अगर कोई गवाह वगैरह हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फर्स्टली जो है वो पहला काम ये है कि आप उन्हें लीगल नोटिस दें कि ये पैसे आपने मुझसे लिए थे और ये आपने विद इन जो भी टाइम आपका था उसमें आपने पेमेंट वापस करनी थी, ये आप देने के पाबंद हैं। अगर वो नहीं करते तो आप उस पर रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा जब रहेगा जब आपके पास कोई एविडेंस हो, क्योंकि कोर्ट जो है वो एविडेंस की बेस पे ही फैसला करती है। अब वैसे कोई भी आके कह दे कि यार मैंने आपसे पैसे लिए थे और आप मुझे वापस दो और एविडेंस ना हो। अगर रिटन एग्रीमेंट होता है जिस तरह, तो क्या वो अदालत में माना जाता है? जी बिल्कुल माना जाता नहीं, है। मतलब खाली कोई भी स्टैम्प पेपर के बगैर एक सादे कागज में भी लिखा होता है तो अगर उस पे गवाह वगैरह हैं तो आप केस कर सकते हैं, उस पे साइन वगैरह उनके मैच करवा सकते हैं, एक्सपर्ट के पास भेज सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन कानून जो है वो कहता है कि मार्जिनल विटनेसेस होने चाहिए। ये तो कि अपने हाथ से अगर उनका लिखा हुआ हो कि हम मैंने पैसे लिए तो भी चल हाँ, वो साइन वगैरह रसीद होती है वो एक किस्म की, जो आमतौर पे लिख लेते हैं तो लोग कि ये इस मद में मैंने इतने पैसे जो है वो रिसीव किए हैं। और अगर कोई उनका एग्रीमेंट भी है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो केस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे से कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम। मैं आबिद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी मैडम, हमारी गली में नया घर बना है, हाँ, जिसका एरिया उसने ना मतलब ज्यादा बढ़ा दिया है, जितना था उससे ज्यादा कर दिया है। ठीक है। अब उसकी वजह से मोहल्ले वालों को परेशानी होती है, गाड़ी आने जाने का रास्ता बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें? ऑलराइट, चलें अभी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी अच्छा, ये असल में इंक्रोचमेंट कहलाती है, जो एक्स्ट्रा लैंड बढ़ा के कर ली जाती है। अक्सर लोग कर लेते हैं कि अपनी ज़मीन से ज़्यादा जो है वो जगह को बढ़ाएं और स्पेस बढ़ा लेते हैं। तो इसके लिए जो ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसको प्रॉपर एप्लीकेशन एक दी जाती है। और इसी तरह एक हमारा इदारा है एंटी इंक्रोचमेंट, उसमें भी एप्लीकेशन दी जाती है कि ये इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड जो है वो मतलब इंक्रोचमेंट की हुई है गवर्नमेंट के लैंड पे, तो इसको तोड़वाया जाए। वो इलीगल है, वो बाउंड है उसको वो तोड़वाने के। अगर वो नहीं वो करते तो उस पर हाई कोर्ट में सीपीज फाइल की जाती हैं कि इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो की हुई है, जो कि लॉ में परमिटेड नहीं है, ना उनके जो बायलॉज बने हुए हैं कि यहाँ तक 100 फीट का रोड है तो वो जो है वो 80 फीट का रह गया, 20 फीट आपने आगे बढ़ा लिया। तो ये प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दें। अगर वो काम नहीं करते तो आप उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे कि इनको हमने एप्लीकेशन फाइल की और इन्होंने जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ भी फिर आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उनको आप लाजमी जो है वो आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप उनको एप्लीकेशन दें, क्योंकि वो भी बाउंड है कि एज पर लॉ वो काम करें, अगर वो नहीं करे तो फिर उनके खिलाफ। ओके जी, सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ अच्छी प्लान लगी कि आज का शो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने जानी होगी। आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।